बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरफ्तारी और रिहाई भी होती रहेगी, मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां भी होती रहेंगी, इलेक्शन भी हो ही जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ ने मुस्तकिल रहना है वो है माशी बहरान। इसको हल कैसे किया जाए, आखिर रास्ता क्या है, निगरान हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में चलेंगे, कुछ बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। लाखों लोग वाबस्ता हैं, उनका मुस्तकबिल, उनका जो रोज़गार, उसके ऊपर एक ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियां अगर पहले 100 बिकती थी तो अब सिर्फ 2 बिक रही हैं। क्या होगा, किस तरीके से होगा, हल क्या है, रास्ता कैसे निकलेगा, टैक्सेस कब ख़त्म होंगे? अगर इसी तरीके से टैक्सेस लगाए जाते रहे, अगर इसी तरीके से भारी जुर्माने लगाए जाते रहे, तो फिर एक वक्त आएगा कि लोग गाड़ियाँ ख़रीदना छोड़ देंगे, नतीजे में आपके पास टैक्स भी जमा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मजमूई माशी सूरत हाल की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अब ज़ाहिर है कि 3-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद जिस तरीके से मुतवक्का है, जिस तरीके से ऐलान किया गया, जिस तरीके से उम्मीद है और जिस तरीके से आईनी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आने वाली हुकूमत यानी कि पीडीएम और उसके इत्तेहादियों की जो हुकूमत है उसका जायज़ा लें, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को भी शामिल करें और इसहाक डार साहब को भी शामिल करें, तो कहाँ पर गलतियाँ हुई और कहाँ पर आपको लगता है कि मुनासिब फैसले हुए? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये था कि इमरान खान साहब ने जो शुरू किया वो ये किया कि जब आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होने थे, बड़ा फैसलाकुन मरहला था 2019 में, तो अजीब काम हरकत उन्होंने की कि गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा मांग लिया। और अब आईएमएफ के एक साहब को जो बहुत जूनियर थे, आईएमएफ की मुलाजमत में थे, उनसे कहा कि ये इस्तीफा दे के आप पाकिस्तान आ जाएं, और उनको मुज़ाकराती टाइम का मेंबर और गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया। अब ये आज तक समझ नहीं आया कि उन साहब को ना कोई जानता था, ना उनकी सीनियरिटी थी, तो उनको क्यों बनाया गया, इसको मैं पुरस्कार कहता हूँ। ये तबाही का आगाज था मेरे अपने हिसाब से। ठीक है, मुज़ाकराती टीम के मेंबर बने उन्होंने, अब तो आईएमएफ ने भी उनका नाम ले दिया है कि तबाही में उनका किरदार है, लेकिन मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि मार्च से जून 2020 तक डिस्काउंट रेट सब बहुत तेजी से गिरा के 2000 अरब रुपए से ज्यादा पैकेज देकर कई हजार अरब रुपए के कम शरह सूद पर कर्जे देके बेतहाशा इंपोर्ट्स की कराई, तिजारती खसारा बढ़ाया, रिजर्व गिराए, रुपए की कदर गिराई, और पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता बहरान में मुब्तला किया गया। ये मैंने 1 दर्जन दफे कहा है और लिखा है। अब आईएमएफ ने पहली दफे ये कहा है कि हाँ जी, इनकी पॉलिसियों की वजह से शौकत तरीन और रजा बाकर और इसहाक डार, उन्होंने ये नाम लिए, लेकिन मैं जमील साहब का भी नाम लूंगा और मिफ्ता इस्माइल का भी लूंगा, लेकिन अहम किरदार जो था शौकत तरीन और रजा बाकर का है। ये दस्तावेजी सबूत है और ये पुरस्कार है। यानी ये पुरस्कार इसलिए है कि आप कैसे इतने डिस्काउंट रेट गिरा के इतने कर्जे दे के 2022 जो है, जो उनका साल था, लेकिन डॉक्टर साहब 1 मिनट कत्ता करामी की मादरत, इसको जिम्मेदार कोरोना को तो नहीं ठहरा दिया जाएगा जब हम ये सवाल उनसे पूछेंगे? नहीं, उसका जवाब मैंने उसी वक्त दे दिया था कि उन्होंने खुद ये तस्लीम किया था कि दुनिया में सबसे कम नुकसान कोरोना में पाकिस्तान को हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हुकूमत को क्रेडिट है। लेकिन दुनिया में किसी ने इतनी डिस्काउंट रेट में कमी नहीं की, और ये हरकत करने के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम को सस्पेंड रखा लंबी मुद्दत तक, क्योंकि आईएमएफ कहेगा ये बदमाशी तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने तो ये एक साजिश थी, और ये रिकॉर्ड पर है कि अगर मैं 2022 को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगियों में से एक कहूं, तो खुद स्टेट बैंक के मुताबिक बेतहाशा दौलत ताकतवर तबकों ने कमाई, बेतहाशा दौलत कमाई, ये रिकॉर्ड पर है, और उन लोगों ने कमाई जो गलत कार्यों में मुलव्विस थे। तो आपकी मईशत तबाह हो रही है, मईशत बहरान में है, और ताकतवर तबके बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं। पहली चीज तो ये, आपने गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा कैसे ले सकते हैं जबकि मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, और एक साहब को लाए, और वो भी आईएमएफ के आदमी को, तो वो तबाही तो वहां से हो गई। फिर उन्होंने खुद इमरान खान साहब ने एक साथ पैकेज दिया, तो उससे जो बर्बादी हुई, तो आईएमएफ की ने बात की एक रिपोर्ट है कि 2022 में जो पाकिस्तान की मईशत में बहरान आया, उसमें उनकी स्टेट बैंक की पॉलिसियों का दखल था, जिसकी वजह से रिजर्व्स गिरे, बजट खसारा बढ़ा, तिजारती खसारा बढ़ा, और मईशत की शरह-नमू गैर पायदार रही, जिसका असर आने वाले बरसों पर भी पड़ा। तो ये तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि दानिस्ता ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि अपने सियासी फायदा हो, और गैर मुल्की जो हमारे वो हैं अशराफिया, उनको खुश करने के लिए, पाकिस्तान को आईएमएफ के चुंगल में दोबारा फंसाने के लिए, कम से कम 2024 में दोबारा फंसाने के लिए राह हमवार कर दी गई थी। और ये चीजें मेरी तहरीरों में पहले से मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इस तमाम अरसे के दौरान हमने देखा कि असद उमर साहब आए, असद उमर साहब के पास हफीज शेख आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, मिफ्ता इस्माइल के बाद
जो है वो इसाक डार साहब आए, तो 5 साल में 5 वज़रा ख़जाना, इसको हम सालों पे तकसीम कर लेते हैं, हो सकता है किसी का अर्सा ज़्यादा हो किसी का कम हो। तो आपका कहना यह है कि पाँचों के पाँचों जो है वो एक ऐसी ही तबाही की पॉलिसी के ऊपर चलते रहे कि जिसका नतीजा आज ये निकला है कि हम इस वक्त भी गैर यकीनी की सूरत हाल में। नहीं, मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त मार्च से जब उन्होंने रजा बाकर को लेकर आए थे उस वक्त उससे इस्तीफा ले लिया गया था और उनकी जगह हफीज शेख को लाए थे। तो मैंने हफीज शेख का नाम नहीं लिया, आपने देखा होगा मैंने हफीज शेख का नाम नहीं लिया, तो मैंने असद उमर का भी नाम नहीं लिया, इसलिए कि ये तो उन्होंने मुज़ाकराती टीम तब्दील करके इनके जरिए काम कराया। वो हमारे जो थे ना हफीज शेख साहब, वो तो सबको पता IMF के आदमी हैं और वो उनके करते रहे थे, उनको उन्होंने लगाया और लेकिन जब उनकी वजह से तबाही हुई तो उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। तो असद उमर को मैं इस कैटेगरी में नहीं लाता हूँ। शौकत तरीन का सबसे ज्यादा बदनुमा किरदार है और ये अब तो IMF ने खुल के कह दिया, हम तो पहले कह रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बैंकिंग में जो बैंक डॉक्टर साहब एक चीज जरा मजीद वाज़ेह कीजिएगा। मुझे याद पड़ता है कि जनरल बाजवा का एक इंटरव्यू है कि जो मेरा ख्याल है शायद मितला साहब ने किया, उसमें एक जुमला था जो जिसके ऊपर मेरा दिमाग अभी तक अटका हुआ है। अच्छा वो मुझे आपसे बात का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन आया रजा बाकर का और उसने कहा कि शौकत तरीन ने इकॉनमी को हीटअप कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पोर्ट पे बेतहाशा इंपोर्ट्स हो रही हैं। ये आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा जुर्म था जो वो कर रहे थे? मैंने आपसे कहा कि 1 दर्जन दफा मैंने लिखा था कि ये तहकीकात होनी चाहिए, ये दानिस्ता, मेरे अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, दानिस्ता पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया इमरान खान ने और शौकत तरीन ने। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि एक अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2008-9 में पाकिस्तान की तारीख में एक साजिश हुई थी, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का था। उस वक्त भी यही वजीर खारजा थे और यही शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे और जो है शौकत तरीन जो थे ये वजीर खजाना थे। 14 साल के बाद, 13 साल के बाद वही ड्रामा रचाया गया, वही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन PTI के दौर में वही 2 वापस आ गए और उनको फिर सेनेटर बनाया गया। उस जमाने में भी सेनेटर। ये तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है कि जो इनके पीछे काम करती है, उसका ताल्लुक आलमी एस्टेब्लिशमेंट से भी हो सकता है? हो सकता है, नहीं है, मुल्की और बैरूनी अशराफिया का मुकम्मल गठजोड़ है। और मैंने ये बार बार कहा है कि अगर तहकीकात करें, दस्तावेजी सबूत और शवाहिद मिल जाएंगे कि दानिस्ता ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाने, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने, पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाने और अमेरिका के न्यू ग्रेड गेट के जो मकासद हैं नई सर जंग के दौरान कि पाकिस्तान को जो है वो तबाह बर्बाद करके और CPEC को नुकसान पहुंचा के भारत को खड़ा किया चीन के मुकाबले में, ये न्यू ग्रेड गेम में इन लोगों ने मुआवनत की है, उसके सबूत मौजूद हैं। तो मैं तो भाई वही अर्ज कर रहा हूं ना कि शौकत तरीन की तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने वजीर खजाना बनने या मुशीर खजाना बनने से 2 हफ्ते पहले कहा था मईशत तहरीक इंसाफ ने तबाह कर दी है, अब ठीक करने में 5 साल लगेंगे। और 2 महीने बाद वजीर खजाना बन गए, बजट पेश किया तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने तो मुआवजे दिखा दिया, पाकिस्तान की मईशत को जबरदस्त ठीक कर दिया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई उसके 3 दिन के अंदर उन्होंने एक बयान दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कहा था कि जी हमने मईशत की बहाली के लिए एक मंसूब बना लिया है, हिकमत अमली, वैसी कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने एक और चार्जशीट कर दी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब निगरान हुकूमत ज़ाहिर है कि 4-5 दिन बाद जो है वो चार्ज संभालेगी और उसके साथ साथ शायद उसका दौरानिया भी 3 माह से कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि हल्का बंदियाँ दोबारा होंगी, वो एक नई जो है वो बहस है, लीगल बहस है। 3 महीने हो या 5 महीने हो, जो भी हो, निगरान हुकूमत ने इसके आसपास ही रहना है। चैलेंजेस उनके लिए क्या होंगे, अपना पीरियड वो किस तरह से गुजारेंगे? आपको लगता है कि सख्त फैसले वो बासानी कर लेंगे क्योंकि उनका तो कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है? वो सिर्फ एक फैसला करेंगे, सिर्फ एक, और जो पहले फैसला हो चुका है मैं आपको बता दूं, ये फैसला हो चुका है कि अब ये जो IMF का प्रोग्राम 9 महीने का रखा गया है, इसलिए रखा गया कि ये अप्रैल की वक्त में ये मुद्दत खत्म होगी 2024 में। निगरान हुकूमत का काम ये है कि उस वक्त तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना करना दिया जाए जब तक अगले कर्जे का फैसला ना हो जाए। यही अमेरिका चाहता है, यही हम चाहते हैं। और मतलब वो गाड़ी को चलने दें, गाड़ी को चलाते रहें, उसमें इतना ईंधन डाल दें कि वो रेंगते हुए रगड़ते हुए आगे तक पहुंच जाए, वायलेशन कोई ना करे। नहीं तो वो तो वही मैं कह रहा हूं कि वो कोई इस्लाहात नहीं सही मानों पे करेंगे, वो सिर्फ IMF की शराइत पूरी करेंगे और कर्जे में देते रहेंगे, जिसके लिए कि अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, चीन भी अभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे CPEC की वजह से। तो उनकी मदद से मैंने होगा क्या, मैं आपको पहले बताऊं। पहले इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, तिजारती खसारा बढ़ेगा, रुपए की कदर गिरेगी, महंगाई की शरह ऊंची रहेगी, शरह नमू सुस्त रहेगी,
टैक्स और जीडीपी का तनासुब खराब रहेगा। ये चीजें वाज़ेह नजर आ रही हैं और रहेंगी, लेकिन कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान को उस वक्त तक डिफॉल्ट ना करने दी जाए, ताकि अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है उसमें यह है कि अगला जो प्रोग्राम होगा वो बड़ी रकम का होगा, शायद 3 साल या उससे ज्यादा का होगा। उसकी जो सख्त शराइत होंगी वो होंगे कि उसमें पाकिस्तान में आप देखेंगे वो चाहेंगे कि वफाक और सूबों में एतमाद का बहरान बढ़े, जिसके लिए दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा। अल्लाह ताला महफूज करे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ अगर आप थोड़ा सा तफसील से मुझे सराहत के साथ बता दें। गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि शरह सूद हमने बरकरार रखी है, लिहाजा महंगाई के अंदर आप आने वाले दिनों में कमी देखेंगे, लेकिन आलमी ब्लूमबर्ग ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। ये गलत ख्याल है, आप किस ख्याल के साथ हैं? देखिए, आप ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है, और स्टेट बैंक जो कह रहा है वो एब्सर्ड है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी महंगाई तो पहले 38% थी, अब स्टेट बैंक ये कहता है 20 से 22 पर रहेगी। मेरा अपना ख्याल ये कि 25 से 27 रहेगी। ठीक हो गया, 25 से 27% रहेगी, लेकिन आपके तो 29 है ना इस माली साल में, तो उसको बढ़ना कैसे कह सकते हैं आप? लेकिन स्टेट बैंक जो कह रहा है कि इतनी कम हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और मुझे तो खदशा ये है कि अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें शरह सूद बढ़ाएंगे, इसलिए तो अभी नहीं बढ़ा कि अगली किस्त जो हमें मिलनी है, आपको भी पता है कि वो रिव्यू जो होगा वो सितंबर में होगा, और सितंबर में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, तो इस वक्त तो अभी नहीं बढ़ाई उन्होंने। लेकिन हालांकि मार्केट कह रही थी, लेकिन मेरा भी ख्याल तो नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज के ऊपर रोशनी डालते हैं जाते जाते, ये फरमाएं कि डॉलर हमने देखा कि गुज़िश्ता अगर पूरे हफ्ते का जायजा लें तो उसमें बस बढ़ता ही रहा। एक आध जगह ऐसा हुआ कि डॉलर जो रुपया मजबूत हुआ, डॉलर कम हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट आखिरी दिन तक, अगर आप जुम्मे को छोड़ दें तो उससे पहले तक स्टॉक मार्केट हमने देखा कि बड़ी तेजी से बढ़ती रही। तो ये स्टॉक मार्केट आखिर किस फार्मूले के तहत जो है वो उठ रही थी? देखिए, पहले मैं दोबारा आपसे बता दूं कि रुपए की कदर मजीद गिरेगी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसमें कुछ लोग हैं जो प्लेयर्स हैं, वो हुकूमत की खुशनुदी के लिए उन्होंने मार्केट को एक मसनूई सहारा दिया हुआ है, जिसकी कोई जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन एक जवाब ये है, वैसे अभी आज जैसे मैंने आपसे बताया कि 2022 में और 23 में जितना ताकतवर तबकों ने दौलत कमाई, इतनी शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं कमाई गई थी 2 वर्षों में। इन्हीं 2 वर्षों में पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद और बुहरान का शिकार रही। तो जो बेतहाशा दौलत कमाई है उसका कुछ रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये बरकरार नहीं रहेगा स्टॉक। जिस तरह रुपए की कदर गिरेगी, इसी तरह से ये भी जरा हुकूमत को इसको हटने दीजिए, हालात बदलने दीजिए, तो स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जाएगा। लेकिन उसका एक रिफ्लेक्शन मैंने आपसे बताया, बड़ा अहम जुमला, कि पाकिस्तान के 2 बदतरीन साल मईशत के 2022 और 2023, और इन्हीं में बेतहाशा दौलत कमाई है ताकतवर तबकों ने, जिसके सबूत मौजूद हैं और एतराफ मौजूद है मुख्तलिफ सतहों पर। तो ये जो खेल है उसका रिफ्लेक्शन है। ये कहते हैं जो भी हुकूमत है, हम तो कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तब्दीली आएगी तो स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको झटका नजर आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी सवाल वहीं पर है कि आखिर डॉलर क्यों जो है वो पाकिस्तान का आपको लगता है कि मजीद ताकतवर होगा, रुपया बेकदर होगा? हालांकि अब हमारे पास जो है वो मुनासिब मिकदार में पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे जरीदे कह रहे हैं कि 250 के करीब डॉलर का रेट होना चाहिए, आप कहते हैं डॉलर बढ़ेगा। देखिए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये बात ना करें। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा जरा सा 2 मिनट लगेंगे। जी जी जी। जिस मुल्क में 5 वर्षों में 290 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हों, 290 अरब डॉलर, और 130 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो, 160 अरब डॉलर का आप तिजारती खसारा दिखाएं, जिस मुल्क में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट की दुगनी से ज्यादा हो, दुगनी से ज्यादा, और जिस मुल्क में आज भी जबकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप लूटी हुई दौलत से जायज पैसे को डॉलर मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर भेज सकते हो, कोई कानून की पाबंदी नहीं है। जिस मुल्क में 111(4) के तहत जितने चाहे आप बाहर से ऊट पटांग रेमिटेंसेस मंगाकर नुकसान पहुंचा दें, वहां कोई अगर ये कहता है कि रुपए की कदर जो है वो नहीं गिरेगी, वो अपने आप को धोखा देता है। ये बात, ये 300 से ऊपर जाने वाली है। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं करता, स्पेकुलेशन भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी कम से कम इस बात को पूरा ना करे, मेरी दुआ है आप भी इस पे आमीन कह दें। मेरे ख्याल से मैं आमीन एक शर्त दुआ तो कर सकते हैं ना डॉक्टर साहब। एक शर्त पर, इंतखाबात से पहले अगर कानूनी जो इस्लाहात बुनियादी हैं उनको कानूनी शक्ल दे दें, तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी। और अगर नहीं किया और केयर टेकर्स आ गए, तो फिर रुपए की कदर को गिरने से कोई रोक नहीं सकता। खुदकशी से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात से पहले इस्लाहात तो नहीं हो सकती, उनको कानूनी शक्ल दे दे, ताकि जो भी हुकूमत आए वो उस पर पाबंद हो। तो फिर पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी आएगी, गुर्बत में भी कमी होगी, ग्रोथ रेट भी बेहतर होगा, महंगाई भी कम होगी। और अगर ये नहीं करते
तो फिर खुदा न खास्ता अंधेरा है। चलें, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल उससे कम से कम तारीख ना होने दें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मसला यह है कि गाड़ी रुक गई है, मईशत की गाड़ी भी रुक गई है और पाकिस्तान में गाड़ियां बिकना भी कम हो गई हैं, बल्कि ना बिकने के बराबर हैं। सूरत हाल ये है कि मेरी एक डीलरशिप के ओनर से बात हुई, CEO से बात हुई, उन्होंने बताया कि रुपए में चारा ने बल्कि उससे भी कम का काम रह गया। आखिर मामला क्या है, ऐसा हुआ क्यों है, कितने दिन तक रहेगा, क्या इंडस्ट्री को कोई पूछने वाला है? अगर इंडस्ट्री को पूछने वाला कोई नहीं है तो फिर एक वक्त आएगा कि इंडस्ट्री बाकी नहीं रहेगी, तो फिर टैक्स कहाँ से कलेक्ट होगा? सुनील सरफराज मंच साहब मेरे साथ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो है वो एक्सपर्ट हैं, पाक व्हील्स के जो है वो रुए रवां हैं, बानी हैं। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो से इकबाल शाह साहब ने, टोयोटा ईस्टर्न मोटर है कराची का, एक बड़ा डीलरशिप है टोयोटा का, उसके जो है वो CEO हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सुनील साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा ताकि केस एक बिल्ड हो जाए, उसके ऊपर फिर हम जो है वो आर्गूमेंट्स कर लें। नई गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये मेरी तरफ से आर्गूमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, किसी से भी पूछ लें उसको भी यही बात पता है। इसके पीछे सबब आपको क्या लगता है? बुलंद शरह सूद जिसके नतीजे में बैंकों ने कर्ज कम से कम देना है, और अगर देना है तो बहुत हाई रेट के ऊपर देना है, या आपको ये लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं इस वजह से? क्या मामला आपको लगता है? आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले रीजन तो ये है कि लोगों की जो बाइंग पावर है ना वो खत्म होकर रह गई है। अगर इसको समराइज करें एक लाइन में तो वो ये होगा कि वी अर्न इन रुपीज एंड स्पेंड इन डॉलर्स। हम पाक रुपीज कमा रहे होते हैं और डॉलर्स में चीज खर्च कर रहे हैं। कोई भी चीज आ रही है वो डॉलर्स में आ रही है, बेशक वो गाड़ियों की CKD किट्स हैं या कोई भी चीज है। एट द सेम टाइम हमारा रुपया जो है वो अपनी वक्त खो रहा है। गवर्नमेंट हमारे पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। एक नौकरी पेशा आदमी जो कि टैक्स दे रहा होता है उसकी टैक्स जो टैक्सेबल आफ्टर टैक्स इनकम कम हो गई है। वो घर जाता है, उसके बिजली का बिल बढ़ चुका है, पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। सो डिस्पोजेबल इनकम जिससे उसने गाड़ी खरीदनी है वो ना होने के बराबर है। एंड दैट्स द रीजन अक्रॉस द बोर्ड किसी भी इदारे की गाड़ी बेशक वो सस्ती हो महंगी हो वो लोगों की रीच से बाहर है, बिकॉज हर जो सोसाइटी का बंदा है वो इफेक्ट हुआ है इससे इक्वली। तो इसमें सुनील साहब आपको लगता है मेन रीजन जो है वो सिर्फ इन्फ्लेशन है? इसके अंदर जो है वो इतने भरमार जो टैक्सेस किया है वो नहीं है? क्योंकि लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि यार 100 रुपए की गाड़ी है उसमें से 40 रुपए 50 रुपए टैक्स है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल है वो अपने हाईएस्ट ब्रैकेट में 40% पहले टैक्स देकर आया है। उसके बाद वो 60 रुपए जो घर लेके गया उसमें जो चीज खरीद रहा है उस पर 18% से 25% GST दे रहा है। उसके बाद ये जो गाड़ी की प्राइस है इसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40% मजीद टैक्स है। तो लोगों की तो कमर टूट के रह गई है। दे डोंट हैव एनीथिंग टू स्पेंड। उनके पास कोई डिस्पोजेबल इनकम है ही नहीं। गाड़ी अगर किसी के पास थी वो कह रहा है जी उसी की अपनी जो बाइंग है ना डिले करके उसी को चलाई जाओ, पुरानी को नई लेना लोगों की जेब से बाहर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, जरा फिगर्स भी ले लेते हैं। इकबाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, अगर आप इंडस्ट्री का डाटा दे सकें तो बहुत अच्छा है, वरना अगर इंडस मोटर्स का डाटा आप हमें दे सकें कि पिछले 2-3 साल में क्या डिक्लाइन आया है, क्या सूरत हाल है पिछले 2-3 साल का, अगर आपके पास डाटा हो, या अभी आप मुझे करंट सूरत हाल बता दें अपनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं फवाद भाई आपको टोटल बता देता हूँ। जो 3 साल का है, जो 20-21 का था वो कोई 2.5 लाख के करीब था। फिर 2.5 लाख गाड़ियां बिक रही थी 2.5 लाख गाड़ियां पर ईयर जी हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर जो अगला साल आया 21-22 का, तो उसके अंदर फिर 380 हुआ जो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में था। 3,80,000 ऑटोमोबाइल की गाड़ियां बिकी। ठीक है। और इस साल वो 380 1,60,000 पे आ गया, जो कि मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है कि एक सिर्फ सुजुकी इतना बेचती थी उस वक्त। और जिस तरह हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये और भी डिक्लाइन पे जाएगा। एक डीलरशिप के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट आया होगा? एक डीलरशिप पे आप ये समझेगा किसी डीलरशिप की छोटी भी डीलरशिप थी, अगर वो 60-70 गाड़ी या 100 गाड़ी वाला डीलरशिप बेचता था वो आज 8-10 पे आ गया है। 8-10 के ऊपर आ गया। सुनील साहब, इतना 2021 में क्यों बढ़ा था? 3,80,000 पे चला गया था। कोविड इसकी वजह थी कि लोगों ने पैसा रोका हुआ था, वो यहाँ लग गया था। वजह क्या थी इसकी? सर एक तो कोविड के बाद जब इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई थी तो जो लोग मिडिल मैन जिसको आप कह सकते हैं या इन्वेस्टर कह सकते हैं कि एक मार्केट में हाइप थी कि जी गाड़ी महंगी बिक जाएगी, तो वो भी था। अब जिस प्राइस पे गाड़ी आ चुकी है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि इन्वेस्टर को कोई उसमें इंसेंटिव ही नजर नहीं आता कि वो कहाँ से लेगा, क्या कमाएगा। वो ऐसी एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी कि कोई स्पेकुलेटिव बाइंग हो ही नहीं रही। और टोटल जो लोगों की मतलब अगेन जो लोग मार्केट में एज अ बायर मौजूद थे वो पहले से और कम हो गए। ना स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, एक्चुअल बाइंग भी कम हो गई है। तो आपके सामने है हर डीलरशिप के लिए जो सूरत हाल है इस टाइम तो सर्वाइवल उनके लिए बुरा है डीलरशिप का। और मतलब मजे की बात यह है अगर आप नोटिस करें, अगर आप फिगर्स को उठाएंगे सालाना के फिगर जो बता रहे हैं अभी शाह साहब भी आपको बता रहे हैं, जबकि अगर CKD किट की इंपोर्ट बैन थी और गाड़ियां नहीं बन रही, कहीं आपको पता होगा, आपने सुना होगा 1 महीने के लिए प्लांट बंद है, कोई 2 के प्लांट बंद है, तो सप्लाई डिमांड के लिहाज से तो देखा जाए शॉर्टेज होनी चाहिए। बट
उसके बावजूद भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, बिकॉज जो गाड़ी 1, 2, 10 जितनी भी बन रही है उनको भी लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन सुनील साहब, सवाल एक बड़ा आसान सा है, अगर गाड़ियां जो है वो पहले लेने वाला कोई नहीं है, होंडा का लेने वाला कोई नहीं है, टोयोटा लेने वाला कोई नहीं है, तो फिर नए प्लेयर्स कैसे मार्केट के अंदर आ गए? क्या उनकी मजबूरी थी, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कर चुके थे, उन्हें गाड़ी देनी थी मार्केट में, अब वो वापस चले जाएंगे? नए प्लेयर्स आने की वजह क्या है? सर, नए प्लेयर जो आए हैं ये बेसिकली हमें नए लगते हैं। 2016 की जो पहली कॉम्प्रिहेंसिव वाटर पॉलिसी थी उसके तहत ये 13 कंपनियां जो पाकिस्तान में आई थी। अब वो प्लांट को सेटअप होने में टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारों का प्लांट जब अप हुआ 19-20 में जाके, तब मार्केट बेहतर थी, बट जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स अभी सूरत हाल ये है कि मुझे लगता है, आई एम अफ्रेड, माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि जो हालात चल रहे हैं अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो इनमें से 2-3 प्लेयर तो जरूर एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि मजीद जो है वो डिक्लाइन की तरफ आएगी इंडस्ट्री। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास क्या फाइंडिंग है? जाहिर है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को डील करते हैं। सुनील साहब, ठीक है, कस्टमर्स को कहीं ना कहीं डील भी करते होंगे, लेकिन के पास इंडस्ट्री का एक कलेक्टिव डेटा है। आप तो एक डीलरशिप पे बैठ के बराह रास्त कस्टमर को डील करते हैं। आपको कस्टमर क्या कहता है, या जो कस्टमर आपके पास आ जाता है उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी क्या बातें होती हैं, या जो आगे चला जाता है कि गाड़ी बहुत महंगी है, आप डीलरशिप पे क्या फेस करते हैं? देखिए, डीलरशिप कस्टमर तो कभी भी इस रेट के मामले में सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ठीक है ना? ठीक है। तो एक तो हमारा जो बात हुई कि डॉलर का गिरा, जो 2 साल के अंदर हम 1.5 साल में 180 से 300 पे आ गए, 290 पे, ठीक है ना? और दूसरा बैंक रेट जो मार्कअप बढ़ा, अब 2.5% बैंक का है, अपना स्टेट बैंक का, और 2.5% वो कायबोर लेते हैं अपना, ठीक है ना? एक तो ये हुआ। सबसे बड़ा फिर मतलब लीजिंग में जो हमारा काम हुआ, लीजिंग पहले 30% करीब लीजिंग थी, जो कि अब इन्होंने 3 मिलियन पे कर दिया कि 3 मिलियन से ऊपर लीजिंग नहीं करेंगे ये। ठीक है। तो वो भी खत्म हो गया और ये इसका रेट भी बढ़ गया। तो लोग लीजिंग, अब लीजिंग से जब गए, पहले समझे कि 30% था, वो लीजिंग 6%, 7% पे रह गया। और टैक्सेस के बारे में मैं बताऊं आपको कि इन्होंने FAD 7.5% से 10% कर दी। ठीक है। सेल टैक्स में भी, जी हाँ, और सेल टैक्स में भी 17 से 18 किया छोटी गाड़ी का, सब जगह हो गया वो तो। और बड़ी गाड़ी में 17 से 25% सबका हो रहा है, ये सबका किया इन्होंने सारा। और जो असल धमाका भी इन्होंने किया माशाल्लाह इस बजट के अंदर, ये मतलब इस इंडस्ट्री को किल करने वाली बात है। जो 2000 सीसी से ऊपर गाड़ी है उन्होंने 6%, और जो 2002 से ऊपर है वो 8%, और उससे ऊपर 3000 सीसी पे 10% विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया, जो कि पहले 4 लाख था। अब यकीन मानेंगे, अगर 100 गाड़ी बिकती थी ये, जिसमें बड़ी गाड़ी रिवो, रोको और ये अपना फॉर्च्यूनर वगैरह हमारी, तो अब वो एक पे भी नहीं। मतलब कस्टमर कोई सोच रहा है कि 16 लाख में क्यों दूं, क्योंकि एक आदमी है उसका टैक्स इतना नहीं बनता है, तो वो विथहोल्डिंग टैक्स, क्योंकि वो विथहोल्डिंग टैक्स रिफंडेबल नहीं है, वो एडजस्टेबल है, तो वो कहाँ जाएगा इसके ऊपर? लेकिन शाह साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो गाड़ियां बिक रही हैं वो बड़ी गाड़ियां बिक रही हैं, यानी कि जिसको हम SUV कहें, या उससे बड़ी जो गाड़ियां आपके पास डाला कह लें या फॉर्च्यूनर कह लें, वो ज़्यादा बिक रही है, या यारिस और छोटी गाड़ियां बिक रही हैं? इसी तरीके से अगर आप मुझे बता सकें कि सुजुकी के पास तो है ही छोटी गाड़ियां, तो उनकी सेल भी मुतासिर हुई है? सेल सबकी मुतासिर हुई है, टोटल जो गिरे ना सारे। तो हमारे में भी ये था कि SUV ज़रा बिक रहा था, अच्छा, ये रिवो भी और ये फॉर्च्यूनर वगैरह भी, लेकिन जब से ये वर्जन इस बजट में आया है उसके बाद से तो इसको बिल्कुल जैसे आप ठुस होना चाहते हैं। अब सुजुकी जैसी कंपनी, जैसे मैं आपको सुजुकी का ओवरऑल बताता हूँ कि वो 1 लाख और ये 65,000 पे सिर्फ आ गया है। कहाँ ये 1.5 लाख और 2 लाख 3 लाख की बात है, 2.5 लाख करता था, और होंडा जो है 17,000 पे आ गया है, 17-18,000। यानी कि हर कंपनी की सेल के अंदर ही फर्क पड़ा है। सुनील साहब, जो छोटी गाड़ियां हैं उनके ऊपर इतना फर्क क्यों पड़ा है? वो तो कहीं ना कहीं से लोग पैसे जमा करके खरीद नहीं लेते। नहीं सर, देखिए, हर बंदे को इक्वली फर्क पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रुपीज में कमाते हैं, डॉलर में खर्च करते हैं, तो हर बंदा इफेक्ट हुआ है। हर बंदे को टैक्स का लोड ज्यादा पड़ा है, हर बंदे के घर बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, और वो गाड़ी जो है लोगों की लीस्ट प्रायोरिटी पे चलेगी। अभी तो बेसिक लिविंग, रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा हो रहा, तो गाड़ी तो मेरा ख्याल है सबसे एंड पे आएगी। बिल्कुल ठीक है सुनील साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है, शाह साहब से भी मैं उसके ऊपर ज़रूर मदद दूंगा कि पाकिस्तान में एक आम तासुर ये है कि ये जो कंपनियां हैं जो गाड़ियां बना रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रही हैं, बहुत महंगी गाड़ियों के अंदर इनका हाथ है, इनकी वजह से गाड़ियां बहुत महंगी मिलती हैं, इनकी गाड़ियां सब स्टैंडर्ड हैं। हम मुकाबला करते हैं उन गाड़ियों से कि जो जापान से आती हैं, और जब जापान से वो पाकिस्तान आती हैं तो हम पाकिस्तानी गाड़ी साथ खड़ी करके उससे एक मवाजना करते हैं, और नतीजे में हम ये तासुर पैदा होता है, हमें यकीन आ जाता है कि इंडिया के अंदर भी गाड़ी हमसे बेहतर है, जापान में भी गाड़ी हमसे बेहतर है। कभी कोई दुबई चला जाए या मुल्क से बाहर चला जाए, वो कहता है वहाँ तो गाड़ी बहुत अच्छी थी, यहाँ जो पाकिस्तान में मिलने वाली गाड़ी है इसमें फीचर्स भी कम है, इसमें सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है, और भी डब्बे नुमा गाड़ी है। ब्रेक के बाद इस पर ज़रा बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुनील साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ब्रेक से पहले मैं क्वेश्चन तो छोड़ गया था कि पाकिस्तान में लोगों का एक आम तासुर यह है कि यहाँ गाड़ी
बहुत डब्बे जैसी है, 3 डब्बे जैसी है, उसका मयार कम है, उसके फीचर्स नहीं है, उसका इंजन तो अब ज़ाहिर है लोगों को पता नहीं है कि बाहर से आता है, लेकिन लोग कहते हैं इसका इंजन भी बड़ा ख़राब है मेरी जापान वाली गाड़ी के मुकाबले में। तो ये तासुर कितना मजबूत और कितना दुरुस्त है? सर जब देखें हमारे यहाँ पे 2-3 प्लेयर थे तब तो लोग कह सकते थे कि चॉइस की कमी है, ऑप्शन नहीं है। हमने पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां भी ली हैं जिनमें साइड व्यू मिरर लगा हुआ नहीं आता था, सीट बेल्टें नहीं आती थी, बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अब जितना कंपटीशन आ गया है मार्केट के अंदर ऐसी कोई चीज रही नहीं है। अगर आप देखें तो हर गाड़ी ऐसी है पाकिस्तान जिसमें मिनिमम भी डुअल एयरबैग्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे हैं, पैनोरामिक सनरूफ हर आने वाली गाड़ी में, बल्कि फीचर सेट इतने ज्यादा आ चुके हैं जो कि जर्मन या दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों में पाकिस्तान में अभी तक नहीं आ रहे, बिकॉज उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो आई डोंट थिंक फीचर सेट का कोई इशू रह गया है। कंपटीशन है, पहले 3 कंपनियां थी, अब 13 हो चुकी हैं। एंड आई एम ट्रू बिलीवर के जो मार्केट फोर्सेज हैं वो अपने आप को बड़ी बेहतरी के ऊपर लेके आती हैं। इस टाइम पे जो इशू है वो डिमांड साइड का है, वो डिमांड साइड का है, दिस नॉट द सप्लाई साइड इशू। क्वालिटी के इश्यूज हमें बहुत हो सकते हैं, हमें डिलीवरी के इशू हो सकते हैं, हम ऑटो मैन्युफैक्चरर के ऊपर ये भी इल्जाम लगा सकते थे कि जी ये जानबूझ के करते थे, कि शॉर्टेज करते थे, जो भी करते थे, बट दिस टाइम आई थिंक दीज गाइज आर इन बैड शेप और इस टाइम उनकी इंडस्ट्री की बहुत बुरी सूरत हाल है। सुनील भाई, आपने डिमांड की बात की कि डिमांड जो है वो इस वक्त लोकल इंडस्ट्री में नहीं है, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है ना कि इस इंडस्ट्री ने कि जो पाकिस्तान में अरसे से काम कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने कभी बाहर गाड़ी भेजने के लिए क्यों तैयार नहीं की? हिंदुस्तान जब गाड़ियां बाहर भेज सकता है और हम जब इंजन मंगवा सकते हैं थाईलैंड से और मलेशिया से, तो पाकिस्तान इस काबिल क्यों नहीं है? मैंने बल्कि इसमें एक छोटी सी आपको वजाहत भी कर दूँ। अभी 2-3 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम के दौरान मैंने सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैंने किसी मैगजीन के टाइटल पेज पे देखा था कि पाकिस्तान जो है वो गाड़ियां सप्लाई करेगा मिस्र को। इंडस का मुआहदा हुआ है कि वो इजिप्ट को गाड़ियां भेजेंगे। तो मैंने जब पूछा एक साहब से तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सीट बेल्ट भेजेंगे। आपका सवाल ही गलत है। तो पाकिस्तान भेजता क्यों नहीं है? सर सबसे पहली बात तो है कि पाकिस्तान को किसी से भी अगर आपने कंपेयर करना है तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो चाहिए। हमारे यहाँ तो पॉलिसीज हर रोज चेंज होती हैं। एक दिन इलेक्ट्रिक गाड़ी हलाल होती है, एक दिन हराम होती है, एक दिन 3 साल पुरानी इंपोर्ट खुल जाती है, एक दिन 5 साल वाली खुल जाती है, एक दिन 7 साल वाली खुल जाती है, एक दिन 10 साल वाली खुल जाती है। तो कहीं भी ऐसी जगह जहां पे पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होंगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई भी मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कांट एग्री मोर विद यू कि लोकलाइजेशन बढ़नी चाहिए, यहाँ से एक्सपोर्ट होनी चाहिए। इंडस ने अभी ऐलान किया है, आज सीट बेल्ट कर रहे हैं, कल को सीट भी करेंगे, हो सकता है आगे की और चीजें भी करें। सो इट्स द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। और बजाय इसके हम उसको क्रिटिसाइज करें, हमें ये देखना चाहिए कि हमने उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया कि नहीं दिया। क्या हम इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे रहे हैं? क्या वो रीजन में कंपैटिटिव हैं? ऐसा नहीं है। मार्केट है इतनी बड़ी पाकिस्तान से गाड़ियां खरीदने वाली दुनिया में? मार्केट है सर, लेकिन आप ये देखें ना, आपके पास कंपैटिटिव एज क्या है? टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी आपके रीजन में सस्ती है? नहीं। गैस आपके पास सस्ती है? नहीं। तो जब आपके पास चीजें सस्ती नहीं है, जब तक आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक वो वैसे नारे लगाना बड़ा अच्छा है। मैं भी बैठ के कहूँ कि जी मैं भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूं, बट यू हैव टू बी कंपैटिटिव विद रीजन। इंडिया की एग्जांपल हमारे साथ ऐसे कंपैरिजन नहीं है। एक तो उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, दूसरा उनकी अपनी इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि जो कंजम्पशन है वो उनकी अपनी, अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकाले वो बहुत कम आ जाती है। So these are certain impediments, but I agree with you कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए। एक्सपोर्ट से ज्यादा अभी लोकलाइजेशन, जो लोकल गाड़ी है उसके अंदर भी जो लोकल पोर्शन है वो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सुनील साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब, जरा मुझे ये फरमाएं, आप लोगों को चैलेंज कितना बड़ा आ रहा है? कितने बड़े रोजगार या इंडस्ट्री के रोजगार के ऊपर खतरा है? क्योंकि जिस तरह से सुनील साहब ने भी कहा, आपने खुद भी बताया कि जब गाड़ियां सेल नहीं होंगी तो फिर आप लोग इतने बड़े बड़े डीलरशिप चलाएंगे कैसे, कि जिसके अंदर एयर कंडीशन का खर्चा भी है, जिसमें वर्कशॉप भी बड़े बड़े चलते हैं, 200, 300, 400 मुलाजमीन भी होते हैं। पहले तो मैं एक बात उसमें बीच में सुनील भाई से मेरे से ही मिस हो गई है कि शुरू में जब ये गाड़ियां बिक रही थी उस वक्त एलसीज नहीं खुल रही थी। अगर हमारी डिमांड थी तो 100 गाड़ी की डिमांड है और सामान हमारा 25-20 गाड़ी का आ रहा था। ये मैं सब इंडस्ट्री का पूरा बता रहा हूँ। और उसके बाद यह हो रहा था कि जब ये सामान मिलता था तो उस वक्त फैक्ट्री में हमारी कैपेसिटी 100 की है और हम बना 25 है, तो 15 दिन फैक्ट्री बंद रखनी पड़ती है, जो कि अब तो बिक ही नहीं रही, कम हो गई। पहले तो बन रही थी तो मिल मतलब बिकना चाह रही थी लेकिन थी नहीं। ठीक है। रहा ये रोजगार का आप बता रहे हो, प्लस एक तो हम जो मैं आप तो गवर्नमेंट से शाह साहब, उस दौरान आप लोगों ने भी तो ऑन पे खूब गाड़ियां बेची। जब ऑन पे जो बेचता है वो अल्लाह मालिक, जो पूरी मैं तो नहीं हूँ, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, हमारा काम नहीं है, तो एक बिजनेस बना हुआ है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि एक तो एम्प्लॉयमेंट तो है, प्लस जो भाई 3% टैक्स पूरे पाकिस्तान का जितना टैक्स कलेक्ट होता है 3% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देती है। और रहा 22 लाख लोग जो हैं इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। और ये 22 लाख लोग अगर खुदा ना खास्ता इधर उधर होता है, मैं तो इंडस मोटर, जो मैं अपनी बात बताता हूँ, इंडस मोटर हमारे डीलरशिप में अभी तक हमने स्टाफ को फायर नहीं किया, लोगों ने फायर किया। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, एक बंद भी हुई है डीलरशिप? नहीं बंद, मैं जो हालात नजर आ रहे हैं
शायद कुछ बंद भी हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस हालात में चलना। टोयोटा का भी हो गया, या टोयोटा शायद ना बंद हो लेकिन छोटे मोटे डीलर बंद होंगे। वजह बता रहा हूँ कि आप कहाँ, अगर आप 100 रुपये आपकी आमदनी थी और आपकी आमदनी 10 रुपये होती है, खर्चा आपका वही 90 खड़ा है। खर्चा कभी फवाद भाई वापस नहीं आता है, और बल्कि उल्टा हो रहा है। आप बिजली का बिल यकीन मानेंगे आप 53 रुपये 52 रुपये का हो गया है। तो उस दिन आप शायद आप गाड़ी की सर्विस के लिए आए थे, तो मैंने जब आपको बिल दिखाया तो मुझे पता लगा शाह साहब कि आप लोगों के पास गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, और मैं तभी नहीं, जब आपको मैंने 25 लाख का बिल दिखाया तो आपने पहले थोड़ा मजाक किया, आपने कहा कि 2.5 लाख होगा। जब मैंने फिगर गिनाए तो आपने कहा 25,25,000 रुपये। तो अल्लाह मालिक है, देखें उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरा तो अपने अकीदा है, मुल्क मेरा कायम रहे, ये लोग सही हो जाएं सारे जितने भी ऐसे आता आपके झगड़े खत्म कर दें। शाह साहब मैं ज़रा सुनील साहब से क्लोजिंग करवा लूँ। सुनील साहब, अब हुकूमत के लिए तजावीज़ क्या है? देखें, ज़ाहिर है कि शाह साहब जो हैं वो खुद एक स्टेक होल्डर हैं, इनका तो रोज़गार है, ज़ाहिर है इनका मशवरा जो होगा वो अपने लिए होगा, लेकिन आप एक ऑब्जर्वर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि अब नई हुकूमत जो भी आएगी 3 महीने बाद है, 5 महीने बाद है, क्योंकि ये हुकूमत के तो 2-3 दिन रह गए हैं, तो क्या उसको करना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो टैक्स होगा ना। सर मेरे ख्याल से देखें वही बात है, इंडस्ट्री होगी तो टैक्स होगा, और अगर एक सिक यूनिट बन जाए ना उसको रिवाइव करने में ज्यादा एफर्ट लगती है। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि इनके जो एलसी के मसाइल हैं वो हल कर दे। बट अगेन एलसी के मसाइल में इनके मसाइल का हल नहीं है, बिकॉज अभी ये जो चीज मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, अगर आप देख लें तो हर रोज एक ही डिमांड होती है कि जी क्लोजर हो गया, प्लांट का क्लोजर हो गया, एलसी नहीं खुल रही। एलसी ना खुलने के बावजूद भी डिमांड नहीं है। तो मेरे ख्याल से यस, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, बट ऑटो इंडस्ट्री को अपने तौर पे भी सोचना पड़ेगा कि वो अपना किबला दुरुस्त करें, लोकलाइजेशन ज्यादा करें। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके पार्ट्स पाकिस्तान में बन सकते हैं, बट वो अपने जो है ना मदर कंट्री से लेकर आते हैं, और यहाँ से जो है ना जो पैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं उस फॉर्म में। तो उनको चाहिए कि लोकलाइजेशन ज्यादा करें। अदरवाइज ये तो वही बात है, नोश्ता दीवार है, दीवार पे लिखा हुआ है कि अभी तो एलसी नहीं खुल रही, तभी गाड़ी नहीं बिक रही, तो एलसी खोल के जो गाड़ी बनाएंगे वो किसको बेचेंगे? बिल्कुल ठीक है सुनील साहब, मैं शाह साहब को बल्कि मशवरा दूंगा। शाह साहब, आप अपने इंडस्ट्री को ये मशवरा दें, सुनील साहब का क्लिप भी पहुंचाएं कि आप लोग भी थोड़ा सा रहम कर दें। इंडस्ट्री अगर जो है वो इस दाने पर पहुंच गई है कि बंद हो जाए, तबाह हो जाए, तो थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल कर लें, कुछ चीज़ें बना लें यार, यहाँ लोगों को रोजगार मिल जाए। नहीं, इंशाल्लाह बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ कोशिश जो जारी है, जारी नहीं, आप इसमें एक मिनट, यहाँ इतनी हर्डल्स हैं इतनी कि जो चीज़ बनानी है किस चीज़ पे हो तो सबसे ज़्यादा पहले तो रुकावटें लगाते हैं। नंबर 1। मैं दूसरी बात बताता कि जो सुनील ने पहले बात बोली है कि यकीन माने एक गाड़ी पे 40%, छोटी गाड़ी पे 45% गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, बड़ी वाले पे 55% है। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे। मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट एक गाड़ी से टैक्स लेता है 100 रुपये, और अगर वही 100 गाड़ी पे 25 रुपये टैक्स लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन वो कम करने के बजाय जो ये विथहोल्डिंग टैक्स मारा, ये मैं आपके बिहाफ इस चैनल पे बोल देता हूँ कि इसके ऊपर आप ख्याल करें, ये विथहोल्डिंग टैक्स कम से कम खत्म करो। इसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी नहीं बिक रही, फायदा नहीं है। ठीक है शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुनील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने भी कोशिश की कि आवाज़ उठा लें, गाड़ी चला सकें, गाड़ी पाकिस्तान में बन जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।